बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे हमारे पास जो स्केल ऑफ एसिडिटी या बेसिसिटी क्या है। मींस के हम अगर किसी स्ट्रेंथ मींस यहाँ पे होगा एसिड स्ट्रॉन्ग वीक, बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो उनको हम जो है वो कंपेयर करेंगे। उसमें देखेंगे कि कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग है और किस वजह से जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इसमें हम जो स्पेशली ये बाद में भी इसका जिक्र आएगा, पहले भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम ये एक्वस सॉल्यूशंस की बात करेंगे, यानी एसिड इन वाटर या बेस इन वाटर। वाटर के अलावा अगर हम कोई और सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वगैरह या डिफरेंट सॉल्वेंट्स आ जाते हैं, तो उसमें इनके एसिड्स और जो बेस हैं इनकी स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करेगी कि उस सॉल्वेंट में इसकी क्या स्ट्रेंथ है। लेकिन हम जो अभी कंपैरिजन करेंगे वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस में ही करेंगे। स्ट्रेंथ according to Bronsted Lowry concept, the strength of an acid is the measure of its tendency to donate proton। ये हम जो पहले हमारा जो लेक्चर था कि कॉन्सेप्ट्स का, उसमें भी ये चीज़ थी कि हमारा कोई भी एसिड जो है उसको हम स्ट्रॉन्ग अगर कहेंगे या वीक कहेंगे तो उसमें डायरेक्टली हम ये देखेंगे कि वो उसमें प्रोटॉन डोनेट करने की जो सलाहियत है वो कितनी है, कितने जो है वो प्रोटॉन डोनेट करता है। सो क्वांटिटेटिवली द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड कैन बी डिटरमिन्ड बाय measuring its ionization constant। अगर कोई एसिड जो है वो हम कहते हैं कि प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी आयोनाइजेशन के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करेगी। अब इसमें दो चीज़ें हैं, मसलन अगर हम देखें तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि उसकी आयोनाइजेशन के ऊपर और वो कैसे जो है वो होगा। देखें, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसी को मैं यहाँ पे दोबारा लिखूँगा। एच ए जो है इट मीन्स कि ये कोई भी जो है वो एसिड है और इसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर में H2O। अब इसकी जो है वो आयोनाइजेशन होगी, और ये डबल एरो क्यों लगाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी आयोनाइजेशन जो होगी वो H पॉजिटिव होगी प्लस A नेगेटिव होगी, क्योंकि जो हमारे पास एसिड है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये हमारे पास जो एसिड है ये H पॉजिटिव दे रहा है हम, और इसकी जो लॉरी की जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको जो है वो एसिड कहेंगे, और जो OH नेगेटिव देता है हम उसको बेस कहते हैं। वेल H पॉजिटिव तो इसने रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयंस जो थे ये कंबाइंड फॉर्म में थे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में थे। तो जब तक ये आयोनाइज नहीं होंगे, आयोनाइज मींस कि ये सेपरेट नहीं होंगे ये एज ए H पॉजिटिव, क्योंकि जब ये कंबाइंड है तो इनके ऊपर कोई भी चार्ज हम मेंशन नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि ये बैलेंस हुए होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर के साथ इसकी जो है वो सॉल्वेशन होगी, और क्योंकि आपको पता है कि वाटर में भी हमारे पास जो है H पॉजिटिव और OH जो है वो नेगेटिव आयनाइजेशन वाटर की होती है। अब इसकी आयनाइजेशन को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन H पॉजिटिव की जब आयनाइजेशन होगी तो ये हमें H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव आयन जो होगा। अब अगर एक एसिड जो है वो उसकी आयनाइजेशन जो है जो स्ट्रेंथ है वो अगर लो है, मींस के वो कम आयंस बनाता है, तो इसका मतलब है कम H पॉजिटिव आयन देगा। और अगर उसकी आयनाइजेशन अच्छी हो रही है, यानी कंप्लीट आयन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1000 मॉलिक्यूल्स थे, उसके 1000 में से अगर 100 जो है वो आयनाइज होते हैं और 900 नहीं आयनाइज होते, तो ये हम कहेंगे कि जी वीक है। और 1000 में से अगर 900 जो है वो आयनाइज होके H पॉजिटिव दे देते हैं, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सो इनडायरेक्टली ये चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं कि इसकी आयनाइजेशन पावर कितनी है। आयनाइजेशन पावर अच्छी होगी तो ही वो H पॉजिटिव आयन जो है वो देगा। अब ये जो ऊपर क्वेश्चन में हमने H3O पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये एक्चुअली होता ये है, ये जो है ये हमारे पास जो H पॉजिटिव बनता है वो वाटर के साथ मिलके
H3O पॉजिटिव बनाता है और इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन इसकी है। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन फॉर्म में जो है वो हमने ये 1.3 जो लिखी हुई है ये है। So the different medium has different tendency to accept a proton. Acidity of particular acid may be different in different solvents, जो मैंने पहले बात की। अब ये आयनाइजेशन का फर्क कहाँ पे आएगा? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ही एसिड है, उसको आप वाटर में करेंगे तो और उसकी आयनाइजेशन होगी, किसी और सॉल्वेंट में करेंगे तो उसकी आयनाइजेशन पावर और होगी। क्योंकि वाटर जो है वो उसकी आयनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, और अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट है जो आयनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल हम पोलर और नॉन पोलर कहते हैं कि मिक्स नहीं होते, उसकी वजह ये है कि पोलर जो है उसमें आयंस होंगे और नॉन पोलर जो है वो नॉन आयनिक होता है, उसमें पोलैरिटी नहीं होती, तो वो फिर जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको फैसिलिटेट नहीं करता, कंबाइन नहीं होते। इसी तरह वाटर जो है वो फैसिलिटेट करेगा तो ये H पॉजिटिव आयंस बनेंगे, आयनाइजेशन होगी। लेकिन अगर कोई और सॉल्वेंट है तो ये डिपेंड करेगा कि वो सॉल्वेंट जो है कितना फैसिलिटेट करता है इसको। So let us consider the ionization of an acid which may be represented by the following reaction। जो हमारे पास 1.3 लिखा हुआ है, उसको अगर हम देखें यहाँ पे तो ये Ha प्लस H2O H3O पॉजिटिव, A नेगेटिव, ये मैंने आपको बताया कि Ha जो है ये आयन इसकी आयनाइजेशन होगी और ये H2O के साथ मिलके H3O पॉजिटिव बनाएगा। दूसरा मैंने डबल एरो का कहा था कि डबल एरो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, कि हमारे पास जो H पॉजिटिव यहाँ पे इस तरफ शिफ्ट होते हैं, वो H पॉजिटिव और A नेगेटिव कंबाइन होके दोबारा वापस जो है वो एसिड मॉलिक्यूल में भी जाते हैं। तो ये एक इक्विलिब्रियम सेट होता है, मींस के जब आप वाटर में एसिड ऐड करते हैं तो वो आयनाइजेशन होगी और एक जो है वो कह लें कि एक वक्त तक जो है उसकी आयनाइजेशन होगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। उसके बाद जो है जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं उस वो समझ लें आप कि जब वो पॉइंट आएगा उसको हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, और उसके बाद फिर जो है आपके रिवर्सिबल और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। उसमें ये होगा कि अगर आप एसिड और डालेंगे तो H पॉजिटिव और A नेगेटिव कंबाइन होके वापस जो है वो एसिड की फॉर्म में जो है यहाँ से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो अप टू द इक्विलिब्रियम जो एसिड जो है वहाँ पे डिसॉल्व होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और जब इसकी आप कह लें कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ या मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाएगी उसके बाद फिर ये रिवर्स जो है वो होना शुरू होगा, और ये टेम्परेचर के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है। पहले ये डबल एरो का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड है और एज वेल एज रिवर्स भी है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें हम देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज एक्सप्रेस्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ इट्स आयोनाइजेशन। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड दिस इक्विलिब्रियम विल बी इफेक्टिवली शिफ्टेड टू राइट व्हाइल एन इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर वीक वंस। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज मेजर्ड बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हिच एक्चुअली डिटरमाइंस द एसिडिटी ऑफ एसिड। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये आयोनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन उसकी कितनी है, कितनी कैपेसिटी है उसके आयनाइज होने की। अब जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका हमने कहा कि इट्स इक्विलिब्रियम विल बी इफेक्टिवली शिफ्टेड टू राइट, ठीक है, राइट मींस के फॉरवर्ड रिएक्शन होगा इफेक्टिवली। अगर हमारे पास रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होगा तो आप याद रखें यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आयंस कम होंगे और Ha जो हमारे पास एसिडिक फॉर्म है वो ज़्यादा होगी। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा होगा तो H3O पॉजिटिव ज़्यादा होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि 50% होगा दोनों तरफ, इक्विलिब्रियम कोई भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम में हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें हम जो है वो कह सकते हैं कि जी डिफरेंट है। मसलन यही अगर हम यहाँ पे दोबारा मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता दूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास Ha प्लस H2O है, कोई भी ये एसिड है, इसको डबल एरो के साथ हम लगा रहे हैं H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। अब इसमें हम सिर्फ यहाँ पे क्योंकि एसिड की बात कर रहे हैं तो हम इसको और इसको जो है वो यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अब ये जो है ये 50% मसलन आप कह लें सॉरी
ये 30% भी हो सकता है और ये 70%, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है कि ये सिर्फ 5% हो और ये 95% हो, तो इक्विलिब्रियम जो है वो कहीं भी सेट हो सकता है, कोई भी इसकी पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि ये 50-50% होंगे। अब ये बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि उसकी अगर आयोनाइजेशन एक्सटेंड जो है वो ज़्यादा होगी, मींस के उसमें हमारी जो राइट साइड है इक्वेशन की, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब देखें, अगर इसको हम कंपेयर करें तो 95% अगर ये हमारे पास होगा और 5% ये होगा, तो वो एसिड, इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन ज़्यादा है, ज़्यादा आपको H पॉजिटिव अवेलेबल है और वो एसिड स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये 70% H3O पॉजिटिव है, यानी H पॉजिटिव, इसका मतलब है 70% बने हैं और 30% जो है वो या तो रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो गया या फिर वो बने ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये अगर 95% और 70% में कंपैरिजन करें तो 95 वाला जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आपको ये ज़्यादा जो है वो देगा। सो इट मीन्स कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन जो प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करेगी कि आपका एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है या कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे 95% जब हम कहते हैं कि H3O पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे H पॉजिटिव 95% प्रोड्यूस हुआ है और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो HA के कंपैरिजन में 95% जो है वो ज़्यादा है। और इसी कंसंट्रेशन को लेके हम जो है वो इसका देखेंगे, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसके ऊपर, उससे जो है वो हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के जो है ये कांस्टेंट है फॉर द इक्विलिब्रियम, और इसको हम इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम की होती है वो आपको ये आपने पहले भी पढ़ी होगी कि हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसकी प्रोडक्ट आती है। मींस के हमारे पास यहाँ देखें H3O पॉजिटिव बना था और A नेगेटिव बना था। ये जो ब्रैकेट्स हम लगा रहे हैं, इट मींस के कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस। तो इन दोनों का यानी फॉरवर्ड जो रिएक्शन है वो ऊपर यहाँ पे आएगा, इन दोनों को हम आपस में इस तरह जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो है वो प्रोडक्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स आएगा, यानी जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे उनकी प्रोडक्ट यहाँ पे। उसके बाद जो हमारे पास नीचे आएगा वो इस साइड पे आएगा, यानी HA इसकी कंसंट्रेशन और मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। As the water is in large excess, its concentration does not change. अब क्योंकि हम वाटर जो है वो उसको एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं, और सॉल्वेंट में आपको पता है कि सल्यूट की क्वांटिटी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, सल्यूट बहुत कम होता है और सॉल्वेंट की बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन तो 100% जब हमने लिया वाटर था, तो जब हम उसमें कुछ एसिड डालते हैं तो H3O पॉजिटिव हो सकता है कि 0.001% जो है वो सिर्फ OH जो हमारे पास H2 है वो H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो, यानी वो H पॉजिटिव के साथ जाए, और बाकी सारे का सारा जो है वो H2O। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई डिल्यूट सॉल्यूशन हम बनाते हैं। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है, और जब भी हम जो है वो कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि जी ये 1 मोलर सॉल्यूशन है या 2 मोलर है, तो वो कंसंट्रेशन जो है उसमें सॉल्यूट की बात कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्वेंट विल रिमेन ऑलमोस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, और इसको हम एज ए कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो ये जो है इस कांस्टेंट को, या ये जो हमारे पास वाटर है, इसको जब हम इक्वेशन की इस साइड पे लेके आएंगे तो ये उस साइड पे जाके जो है वो मल्टीप्लाई होगा। इसको हम इक्वेशन की इस साइड पे लेके जा रहे हैं, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन जो बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी KEQ मल्टीप्लाइड बाय H2O, इसकी कंसंट्रेशन आएगी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन A नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA कंसंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल को हम उधर ले गए। अब ये हमारे पास जो है ये
ऑलरेडी हमने कहा था कि ये क्या है, ये कांस्टेंट है। और जो हमने कहा कि जी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट ये भी जो है कांस्टेंट ही है। अब ये दोनों जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे मींस कि ये भी कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय ये भी जो हमारे पास है ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों कांस्टेंट्स को लेके हम इसको एक कांस्टेंट यानी के ए के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है यहाँ से यही बनेगी के ए, इसको हम सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट कहेंगे। और ए जो है ये क्योंकि हम एसिड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एसिडिटी कांस्टेंट भी हम इसको कहेंगे, या आयनाइजेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट हम कहते हैं इसको कि कितनी सॉल्युबिलिटी है, मींस कि कितना आयनाइज हुआ है। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं कि ए को। और यहाँ पे क्योंकि हम एसिड्स के लिए कर रहे हैं तो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होगा, तो ये H3O पॉजिटिव into A नेगेटिव और डिवाइडेड बाय हमारे पास HA, इसकी जो है कंसंट्रेशन। तो ये जो 1.5 इक्वेशन है ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी, और के जो है वो इसमें एसिडिटी कांस्टेंट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होगा। द लार्ज द वैल्यू ऑफ Ka द स्ट्रॉन्ग इज द एसिडिटी ऑफ HA। अब देखें जितनी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी एसिडिटी जो है वो HA की ज़्यादा होगी। तो इसको प्रोपोर्शनल इक्वेशन में भी हम जो है वो लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को अगर हम प्रोपोर्शनल इक्वेशन में लें तो यहाँ पे आप देखें तो Ka जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब है जितनी वैल्यू Ka की ज़्यादा होगी उतनी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन में ज़्यादा होगी, और आपका आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, H पॉजिटिव ज़्यादा बनेंगे, आपका एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरी सूरत में अगर हम देखें तो Ka जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ HA। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो Ka की वैल्यू कम होगी, या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर Ka की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ HA जो एसिड है वो ज़्यादा है। अब अगर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये एसिड जो है वो इसकी जो आयनाइजेशन है वो कम हुई है, और या इक्विलिब्रियम की वजह से वापस दोबारा एसिड बन गया है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ज़्यादा है आपके सोल्यूशन में तो इसका मतलब है कि वो H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं किए उसने, वो एज ए HA कंबाइंड फॉर्म में रहा है, और जब H पॉजिटिव उसने रिलीज कम किए हैं तो इसका मतलब है कि वो वीक एसिड है, उसने आपको ज़्यादा H पॉजिटिव नहीं दिए। सो Ka की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो उसका मतलब है कि आयनाइजेशन ज़्यादा है, और अगर Ka की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है आयनाइजेशन कम है। और आयनाइजेशन कम होने का दूसरा मतलब ये हम लेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है वो ज़्यादा है, मींस कि एसिड जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में ज़्यादा रहा है और आयनिक फॉर्म में कम गया है, उसने H पॉजिटिव आयंस जो है वो कम दिए हैं। Okay, inorganic acids like HCl, HBr and H2SO4 have Ka values greater than 1 is इनकी जो values आती हैं because these are strong acids। और जो हमारे पास organic acids हैं having Ka लेस देन 10 पावर माइनस 4 और वीक एसिड्स, ये उनका है कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से ज़्यादा आती हैं वो हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड्स आपको भी पता है कि HCl है या H2SO4 को गंधक का तेज़ाब या HCl को नमक का तेज़ाब हम कहते हैं कि ये कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उसके मुकाबले में जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपने देखा होगा या इस्तेमाल किया होगा वो एसिटिक एसिड होता है जिसको हम सिरका भी कहते हैं, जो है
वो बहुत वीक होता है एज कम्पेयर टू दी HCl और H2SO4। तो इनकी फिर Ka वैल्यूज़ जो है उस हिसाब से होंगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है उनकी Ka वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, और वीक जो है उनकी Ka वैल्यू जो है वो कम होगी। तो हमने कहा कि अगर Ka वैल्यू जो है 1 × 10⁻⁴ से भी अगर कम आती है तो इसका मतलब है कि वो बहुत वीक एसिड है। सो Ka फॉर द एसिटिक एसिड जो है ये हमारे पास 1.75 × 10⁻⁵ है, बेंजोइक एसिड की 6 × 10⁻⁵ है। और हमारे पास representation of acidity in terms of Ka may not be always convenient, and therefore Ka is often replaced by pKa। अब हम जो है इसमें Ka के जो है वो pKa में कन्वर्ट करेंगे, और उससे जो है वो हम देखते हैं कि फिर ये जो हमारे पास acidity है वो उसको हम सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हम जो किस तरह जो है वो जस्ट हम यहाँ पे Ka की जगह पे pKa जो है वो यूज़ करेंगे। अब pKa जो है वो क्या है और अगर आप देखेंगे कोई बुक्स वगैरह या कहीं पे भी जब एसिड और बेस लिखे होंगे तो उनकी आपको pKa वैल्यूज़ दी होंगी एसिड्स की, pKb वैल्यूज़ जो है वो बेस की दी होंगी, या pKa वैल्यूज़ जो है वो ही दी होंगी आपको बेस के लिए भी। तो pKa वैल्यू जो है ये उलट होगी। जैसे हमने कहा था कि Ka वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। pK वैल्यू जो है ये उलट होगी। pK वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आपका एसिड वीक होगा, और pK वैल्यू अगर कम होगी तो आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ये उलट होगा। pKa जो है इसको हम अगर डिफाइन करें तो इट इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। pKa जो है ये नेगेटिव लॉग ऑफ Ka है, और Ka कौन सा, ये जो हमने पीछे अभी किसकी कैलकुलेशन की थी कि सॉल्युबिलिटी या आयोनाइजेशन कांस्टेंट की। सो ये हमें बताएगा हाउ एसिडिक गिवन हाइड्रोजन एटम इन अ कंपाउंड इज, कि एसिड जो है वो कितना एसिडिक है या नहीं है। दिस इज यूजफुल बिकॉज if the first step in a reaction is protonation or deprotonation of one of the reactants, it is necessary to know where the compound would be protonated or deprotonated and what strength of acid or base would be needed। कि अगर आपका फर्स्ट स्टेप में उसकी आयोनाइजेशन हो रही है और आप वहाँ से देखेंगे कि आपकी प्रोटोनेशन हो रही है, डीप्रोटोनेशन हो रही है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपने एसिड ऐड करना है या बेस जो है वो ऐड करना है। सो बिकॉज ऑफ द माइनस साइन इन द डेफिनेशन द लोअर द pK वैल्यू। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे आपके नोट करने वाली है, द लोअर द pKa वैल्यू the larger the Ka and stronger the acid। कि जितनी आपकी pKa वैल्यू, इसको हम हाईलाइट करेंगे with the highlighter, the stronger the pKa value, the larger, sorry, the lower the pKa value, the larger the Ka and hence strong the acid। यानी pK वैल्यू जितनी कम होगी उतना आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। The pKa of the acid is the pH where it is exactly half dissociated। ये pK जो है वो उसकी pH से भी रिलेटेड है, जहाँ पे उसकी हाफ डिसोसिएशन जो है वो हो जाती है। और ये pH जो है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से कि pH स्केल जो है वो क्या होती है और उसका रिलेशन क्या है इन वैल्यूज़ के साथ। तो वो इसको फ़िलहाल आप जो है इसको अभी रहने दें, इसको हम बाद में जो है pH में जाके हमारे पास जो टॉपिक आएगा pH का और बफर्स वगैरह का, उसमें हम pH को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह कैलकुलेट होती है। So strong acids have the pK values in negative range। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की हम कहते हैं कि pK कम होगी तो इसका मतलब है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी नेगेटिव रेंज में, जैसे HCl की pK -7 है, HBr की HI की -10 है। तो ये जितनी वैल्यू जो है वो कम होगी उतना आपका एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे HI है जो इसकी वैल्यू आप देखें और कम हो रही है, -9 से -10 तक जा रही है, तो ये HBr से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह HBr जो है उसकी -9 है, HCl की -7 है, तो HBr ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा।
पीके वैल्यू से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कौन सा एसिड, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं किसकी पीके वैल्यू ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। अब हमारे पास एसिडिटी जो है वो एसिटिक एसिड और HCl की हम अगर कंपेयर करें तो ये यहाँ पे दी हुई हैं। इसको अगर यहाँ से आप देखना चाहते हैं, एसिडिटी ऑफ एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड में बी expressed by their pK values 4.74 जो है ये एसिटिक एसिड की है और बेंजोइक एसिड की 4.2 है। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिटी ऑफ ये वैसे ही हमने उसको यानी कि हमारे पास जो एसिटिक एसिड है उसमें देखें इसकी 4.74 है, बेंजोइक एसिड की 4.2 है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो जिसकी वैल्यू हमारे पास पीके 4.2 है वो कम है, इसका मतलब बेंजोइक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा हमारे पास द कॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिडिटी ऑफ HCl देन CH3COH मे बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। HCl और CH3COOH का कंपैरिजन हम इसलिए यहाँ पे करने लगे हैं कि इसमें एक चीज़ देखनी है आपने कि दोनों जो हैं वो इक्वल जो है वो H पॉजिटिव आयंस हमारे पास इसमें देते हैं। इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि जो हमारे पास HCl है इसकी जब आयोनाइजेशन होगी तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन देगा और जो CH3 जो है CH3COOH इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है इसमें भी एक ही है, तो ये हमें H पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव आयन देगा। अगर इन दोनों रिएक्शंस को आप देखें तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है, यहाँ भी एक ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है। तो इस तरह तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो है उनको एक जैसा बिहेवियर इनका होना चाहिए, दोनों नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब बात आएगी आयनाइजेशन की कि कौन ज़्यादा इजीली देता है। जो ज़्यादा इजीली देगा उसकी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कम हो जाएगी और आयंस की बढ़ जाएगी, यानी उसका फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा और रिवर्स कम होगा। लेकिन जिसकी जो वीक है जैसे CH3COH है, हम इसको इसलिए वीक कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो इसकी आयंस की है वो और जो है वो आप कह लें कि कम होगी या ऑलमोस्ट इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH जो है वो होगी। अब इसके लिए हम यहाँ पे देखें HCl जो है ऑन द डिसोसिएशन इट प्रोड्यूसेस वीक एसिड्स और जो CH3COH है ऑन डिसोसिएशन इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये चीज़ क्या है, हमारे पास जो HCl है इसकी पीके यहाँ पे जो पीछे भी हमने लिखी थी ये -7 है। इसको आपने ज़रा गौर से देखना है, पीके वैल्यूज -7 है और इसकी जो है पीके इसकी एसिटिक एसिड की यहाँ पे ये एसिटिक एसिड की है 4.71 जो भी ऊपर भी हमने देखी। ठीक है जी, ये 4.71 है, ये यहाँ पे लिखी, सॉरी 4.74 या 71 ये यहाँ पे भी आपने देखी है वैल्यू ऊपर। अब इसकी जब डिसोसिएशन होती है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इट प्रोड्यूसेस वीक एसिड। अब जब ये एसिड है इसको हमने एसिड इसलिए कहा कि इसने H पॉजिटिव दिया। यहाँ पे जो हमारे पास H3O बनता है, अगर आप H3O का रिएक्शन देखें, H3O पॉजिटिव प्लस वाटर के साथ ही अगर हम इसको कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, या इसको वाटर को रहने दें, H3O पॉजिटिव की जब आयनाइजेशन होगी तो ये भी H पॉजिटिव प्लस इसमें ब्रेक होगा। ठीक है, और ये अगर यहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है इसका मतलब है कि H3O जो है ये भी एज ए एसिड बिहेव करेगा। अब हमने ये देखना है कि जो पीछे एसिड था यानी जो HCl है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या जो आगे बना है यहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब है कि इसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी, और अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब है इसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी। अब ये दोनों एक साथ चलते हैं
अब यहाँ पे इस एरो को देखें, ये हमने इस तरफ ज़्यादा लगाया है, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब ये HCl स्ट्रॉन्ग है और इसकी HCl की आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो है वीक है, इसकी आयोनाइजेशन कम होगी। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में ये ज़्यादा होगा। इस कंडीशन में ज़्यादा होने का मतलब ये है कि HCl ने जो H पॉजिटिव आयंस दिए थे वो अवेलेबल हैं। अगर ये बैक चला जाता है और इस कंडीशन में ज़्यादा नहीं होता, तो इसका मतलब है कि HCl ने जो आयन दिए थे वो दिए ज़रूर थे, लेकिन उसने वापस जो है उसको ले लिया था। अब पीके वैल्यू से हम देखें कि हमारे पास HCl की है -7, लेकिन जो H3O पॉजिटिव यहाँ पे बना है उसको अगर हम एज ए एसिड ट्रीट करेंगे तो फिर इसकी पीके वैल्यू हमारे पास -1.74 है। तो ये पीके वैल्यू जो है ये -7 बहुत स्मॉल वैल्यू है एज कम्पेयर टू -1.7। तो इसका मतलब है कि ये वीक एसिड बना है, स्ट्रॉन्ग ये है। तो स्ट्रॉन्ग अगर ये है तो ये एज ए मेजर यहाँ पे एसिड एक्ट करेगा, और ये जो है इसको हम यहाँ पे एज ए एसिड कंसिडर नहीं करेंगे। मींस कि इस वजह से कि ये वीक है। अब ये अगर वीक है तो इसकी मजीद आयनाइजेशन नहीं होगी, अगर इसकी आयनाइजेशन होती है तो आपका रिएक्शन जो है वो बैक चला जाता है। इसलिए इस एरो को अगर देखें तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा है और रिवर्स रिएक्शन जो है वो कम है। इसका मतलब कि HCl जो है वो आयोनाइज होके ज़्यादा इस तरफ आ रहा है, लेकिन जो H3O है वो आयोनाइज होके कम जो है वो जा रहा है बैक। इसलिए हमारे पास HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके कंपैरिजन में हमारे पास जो CH3COH है, इसकी वैल्यू जो है ये जो पीके वैल्यू है उसकी 4.71 है, और दूसरी तरफ पीके जो है वो वही आएगी 1.74 ही है, क्योंकि यहाँ भी H3O पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव बना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्विलिब्रियम आपको और तरह का नजर आएगा, यानी जितना कह लें कि ऑलमोस्ट फॉरवर्ड जा रहा है उतना रिवर्स भी आ रहा है। इसका मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कम है। कि CH3COH जो था वो इसकी वैल्यू वहाँ देखें ना वो -7 थी, लेकिन ये 4.71 है। अब यहाँ पे अगर आप पीके वैल्यूज कंपेयर करेंगे इन दोनों की, जो हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स हैं, तो जो रिएक्टेंट था यहाँ पे CH3COH उसकी 4.71 है या 4.74 है, लेकिन जो बना है उसकी क्या है -1.74। तो ये हमारे पास जो है इसकी पीके वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब CH3COH यहाँ पे वीक एसिड है और जो H3O बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी एक वीक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा है। जब ये एसिड हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग बना है अकॉर्डिंग टू दिस पीके वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा आयोनाइज होगा। इसका मतलब ये है कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन फास्ट होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि इसकी पीके वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम आयोनाइजेशन होगी टूवर्ड्स दिस, और इसकी आयोनाइजेशन जो है वो ज़्यादा आप कह लें होगी, और जल्दी से ये फिर जो है वो बैक भी चला जाएगा। और जब ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इस तरह के होंगे कि आपका फॉरवर्ड कम हो और रिवर्स ज़्यादा हो रहा हो, तो फिर आपको H पॉजिटिव आयंस की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है और आपका एसिड जो है वो वीक होता है। Thus a strong acid is that which is stronger than H3O positive, while a weak acid is one which is weaker than H3O positive। ये भी हम इससे डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि अगर आपका एसिड जो है वो H3O पॉजिटिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और जो वीक है उसकी जो पीके वैल्यू है या जो उसकी एसिडिटी है वो H3O से कम होगी। When acidity is measured in aqueous media, और इसके साथ साथ ये चीज़ें भी क्लियर करें, हमने पहले ही बात की थी कि हम सिर्फ aqueous media की बात कर रहे हैं, सिर्फ वाटर में हम इसको देख रहे हैं। An acid having pKa lower than -1.74 protonates all the associated water molecules by its complete dissociation, and therefore the above equilibrium of HCl moves towards right। यहाँ पे वही बात कि प्रोटोनेशन जो है वो ज़्यादा होगी तो आपका जो फॉरवर्ड है रिएक्शन वो राइट साइड पे, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। वाटर itself can act as acid as well as base। अब अगर हम सिर्फ वाटर को देखें तो ये itself as a base और एसिड जो है वो बिहेव करता है।
क्योंकि इसमें H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है, और दोनों जो है हमारे पास डेफिनेशंस इसकी कंप्लीट होती हैं। मसलन ये यहाँ तो H3O के लिखा हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे कि हम सिर्फ अगर वाटर को देखें तो इसमें डबल एरो के साथ आएगा ये भी, कि हमारे पास H पॉजिटिव आयन होता है इसमें और OH नेगेटिव होता है, और हम कहते हैं कि जी जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड है और जो OH नेगेटिव देता है वो बेस है। तो इस हिसाब से हमारा वाटर जो है वो दोनों तरह एक्ट करता है, इट विल एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। अब ये H2O को हम यहाँ पे दोनों का रिएक्शन अगर लिखें तो वो ये H3O पॉजिटिव बनेगा और साथ OH नेगेटिव बनेगा, जस्ट लाइक हमने जैसे पीछे देखा था एसिड के केस में। अब यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं कि जी ये इसका होगा एसिड एक एसिड है और एक बेस। अब यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम वैसे ही हम लिखेंगे, H3O की कंसंट्रेशन आएगी, OH की कंसंट्रेशन आएगी, नीचे जो है वो इस साइड की H2OH2 दोनों की कंसंट्रेशन आएगी, इनको हम कंबाइन करेंगे तो इसमें जो है आप देखें एक H2O जो है एज ए सॉल्वेंट है और एक H2O जो है एज ए सोल्यूट है जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। पर इन दोनों में से एक सॉल्वेंट है और एक हम सोल्यूट कंसिडर कर रहे हैं। जो सॉल्वेंट होगा उसका कांस्टेंट होगा, तो एक H2O जो है वो हम इस तरफ लेके जाएंगे, जैसे हमने पहले बात की कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन में फ़र्क नहीं पड़ता, तो सॉल्वेंट हमने इसमें ये लेबल नहीं हम कर सकते कि कौन सा वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का है कौन सोल्यूट है, क्योंकि एक जो है उसमें से डेफिनेटली जो है वो एज ए सॉल्वेंट है और एक एज ए सोल्यूट है। तो जिसकी हम सॉल्वेंट को अगर हम यहाँ पे लेके जाएं तो ये के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई दोनों कांस्टेंट हैं, ये हमारे पास Ka बन जाएगा, और Ka की अगर हम कैलकुलेशंस करें तो ये हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁻14 जो है इसकी आएगी, और जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो 55.56, तो ये 1.8 इंटू 10⁻⁻16 आएगी। इसकी अगर हम pKa लेंगे तो pKa होता है हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, तो नेगेटिव लॉग जो 1.80 × 10⁻⁻16 तो ये 15.74 आएगा। This states that the conjugated base of substances having pK value greater than 15.74 deprotonate water and act as base in aqueous medium, कि जिसकी pKa वैल्यूज जो हैं वो 15.74 से ज़्यादा आएंगी वो वाटर में एज ए बेस एक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ द सब्सटेंस हैविंग pKa वैल्यू ग्रेटर देन 15.74 डीप्रोटोनेट वाटर। अगर आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस यानी ऐसा बेस आ जाता है उसकी अगर pK वैल्यू 15.74 तो वो वाटर को डीप प्रोटोनेट करेगी और उसको जो है वो एक्ट एज ए बेस जो है वो करेगी। एसिडिटी ऑफ दीज सब्सटेंसेस मे बी हाउएवर बी डिटरमिन्ड इन टू अदर सॉल्वेंट्स आल्सो, उसको हम दूसरे सॉल्वेंट्स में भी चेक कर सकते हैं, एंड द रिजल्ट्स आर explored to get a value appropriate for water medium। ये हम इसको हम यहाँ पे मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए ये है कि आप उसको दूसरे सॉल्वेंट्स में भी चेक कर सकते हैं उसकी वैल्यूज़ को, उसकी एसिडिटी बेसिडिटी को, इन चीज़ों को। लेकिन ये क्योंकि हमारा यहाँ टॉपिक नहीं है हम इसको इन चीज़ों को किसी और में हम चेक नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट आएंगी। अच्छा जी, वेरी वीक एसिड्स जो हैं दोज विद pK वैल्यू ग्रेटर देन 15.74 यानी जिसकी 15.74 से ज़्यादा आएगी वो हम कहते हैं कि बहुत ही वीक एसिड होंगे जिनकी pK वैल्यू ये होगी, एंड विल नॉट बी डिटेक्टेबल एज एसिड, और उनको हम एज ए एसिड फिर कंसीडर नहीं करेंगे इन वाटर। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे तो हम साथ उसके सॉल्वेंट का जिक्र करेंगे कि हम किस सॉल्वेंट में आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो वाटर में अगर pK वैल्यू आपकी 15.74 किसी सब्सटेंस की आ रही है तो उसको हम एज ए एसिड कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन बहुत कम होगी, वो बहुत ही कम आपको जो है वो देगा हाइड्रोजन आयंस।
because H3O produces will be less than that produced by the autolysis of water. अब यहाँ पे इस बात को थोड़ा समझें कि जो H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा विल बी लेस देन दैट अमाउंट विच प्रोड्यूस द वाटर इटसेल्फ। अब हमने ऊपर देखा कि वाटर जो है वो इटसेल्फ भी H3O पॉजिटिव बना रहा है, और अगर एसिड को मिलाएं वाटर में तो वो भी H3O पॉजिटिव बना रहा है। तो अगर हमारी H3O पॉजिटिव की क्वांटिटी जो वाटर खुद बना रहा है अगर वो ज़्यादा होगी तो आपका जो एसिड डाल रहे हैं आप वो वीक होगा। दो कंडीशंस है हमारे पास, इसको हम ड्रॉ करके ज़रा कर लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो ग्रीन, देखें हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे। नंबर वन, हमने कोई एसिड डाला वाटर में, तो हमारे पास H3O पॉजिटिव बना, साथ इसके A नेगेटिव बना। एक ये है कि ऑटोलाइसिस, ये ऑटोलाइसिस ये होता है कि वाटर इनटू वाटर, वाटर प्लस वाटर। इसमें भी क्या होगा कि आपका एक H3O पॉजिटिव बनेगा प्लस OH नेगेटिव बनेगा। अब यहाँ भी H3O पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। अगर आपका H3O पॉजिटिव ये जो वाटर वाटर के रिएक्शन से बन रहा है, अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये वाला एसिड जो है वो कम बना रहा है। ठीक है, दोबारा मैं बताता हूँ कि अगर हमारे पास H3O पॉजिटिव वाटर वाटर रिएक्शन से ज़्यादा आ रहा है और इससे जो है वो कम बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपका एसिड वीक है। और अगर ये जो हमारे पास H3O पॉजिटिव वाटर वाटर से है ये कम है और इसकी वजह से H3O पॉजिटिव ज़्यादा बने हैं तो इसका मतलब है ये आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो ये थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और उसकी जो है हम देखते हैं किस तरह डिफरेंट इसमें हमने पीके वैल्यूज़ थे, और उसके बाद ये इसकी जो H3O की जो कंसनट्रेशन है इसको भी हमने कंपेयर करके यहाँ पे देखा। ये हमारे पास कुछ पीके वैल्यूज़ हैं, ये आपको पीडीएफ फाइल्स जो उसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे वाटर की दी हुई है 15.74 जो हमने पीछे अभी कैलकुलेट की थी। उस बाद ये फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और ये मेथनॉल, ये देखें ये जो मेथनॉल है इसकी 15.5 है, तो ये बहुत वीक एसिड है। ठीक है, ये एथनॉल, मेथनॉल, फिनोल, ये फिनोल जो है थोड़ा सा इथेनॉल मिथेनॉल से अगर कंपेयर करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिडिटी हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं होगा कि ये वैसे तो हमारे पास सारे जो है वो प्रोटॉन्स वाले ही हैं कि सारे H पॉजिटिव देंगे, लेकिन पीके वैल्यू अगर वो कोई H पॉजिटिव को आपने अब ये नहीं देखना कि वो कितने H पॉजिटिव देता है, उसकी इतनी कंसंट्रेशन है ये वो, उसकी जस्ट पीके वैल्यू देख के आप बता देंगे कि इसमें कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा जो है कि किसकी एसिडिटी कम है, किसकी एसिडिटी ज़्यादा है। उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, ये थोड़ा सा मुझसे आप कह लें कि मिलता जुलता ही होगा, इसको हम थोड़ा फास्टली अब करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस जो है या स्केल ऑफ बेसिसिटी जो है, बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज मेजर्ड मच लाइक द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड बाय मेजरिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इसमें भी हम जो है वो उसी रिएक्शन के कांस्टेंट को उसी तरह हम देखेंगे, लेकिन यहाँ के ए की बजाय के बी जो है वो यूज करेंगे फॉर द रिएक्शन। इज कॉल्ड द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फॉर द बेस। अब देखें हमारे पास B जो है कोई भी बेस है, इसमें NaOH या कोई भी बेस हो सकता है प्लस वाटर, तो ये क्या होगा, हम कहते हैं कि बेस जो है ये OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है। और ये OH नेगेटिव एक्चुअली अगर आप देखें तो ये कहाँ से आया है, ये इसी वाटर ने दिया है।
इसने बी जो नेगेटिव पार्ट था बेस का उसने H पॉजिटिव ले लिया और OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर लिया। अब OH नेगेटिव यहाँ पे वाटर के केस में इस तरह है, लेकिन अगर डायरेक्टली हम कहते हैं कि जी NaOH है जैसे, तो वो सोडियम और OH नेगेटिव जो है वो देता है। ये उसी तरह जैसे हमने पीछे कहा कि एसिड में BH3O पॉजिटिव बनते हैं और वाटर में भी H3O पॉजिटिव बनते हैं। तो यहाँ पे फिर जो है वो जो भी OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारा बेस है। तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया, कोई भी बेस होगा। OH नेगेटिव वाटर से भी आएगा, इसका अपने भी हो सकते हैं अगर KOH है या NaOH वगैरह इस तरह के एसिड है। भाई हमने जनरल लिखा हुआ है उसमें ये चीज़ें बनेंगी। इसके अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें तो वैसे ही आएगा हमारे पास। इन दोनों का इस साइड पे जो है राइट साइड पे फॉरवर्ड रिएक्शन में वो ऊपर आएंगे और ये ब्रैकेट्स हम कंसंट्रेशन के लिए कहेंगे, तो BH पॉजिटिव कंसंट्रेशन प्लस OH इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। इसी तरह इस साइड पे जो है वो नीचे आएंगे, ये बेस कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे आएगी। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी कहेंगे कि वाटर जो है क्योंकि सॉल्वेंट है इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो दोनों कांस्टेंट्स को एक तरफ करेंगे और इस तरह जो है मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास जो है वो दोनों कांस्टेंट अब एक तरफ आ गए। तो इस दोनों कांस्टेंट्स को हम एक कांस्टेंट के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे और ये Kb है, ये इट इज़ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, या इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस कहेंगे। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है ये किसके बराबर होगा, ये वही ऊपर जो चीज़ें बची हैं, BH पॉजिटिव कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय बेस कंसंट्रेशन। तो ये इसको हमने पीछे जो है वो डिटेल से किया है कि किस तरह हम इक्वेशन के इस तरफ लेके आए, H2O को मल्टीप्लाई होगा। और ये अगर नहीं आपको यहाँ पे, तो आप दोबारा से जो है एसिडिटी वाला पीछे से जो है वो देख सकते हैं, तो फिर आप दोबारा इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये आपको क्लियर होगी, क्योंकि ये हम सारी पहले डिटेल से कर चुके हैं, इसलिए अब हम इसको थोड़ा सा फास्टली जो है वो कवर करेंगे। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, सिर्फ हमारे पास ये ऊपर वाली इक्वेशन चेंज हुई है, बाकी जो है वो सारी चीज़ें वही हैं। एक हमने यहाँ पे ए की जगह पी लगाया क्योंकि हम बेस की डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं कि ए जो था वो एसिड के लिए था। Okay. Hence the Kb is the basicity constant and may be used to express the strength of bases. जैसे हमने Ka के कहा था कि वो एसिडिटी कांस्टेंट है और एसिड की स्ट्रेंथ को करने के लिए इस्तेमाल होता है, इस तरह Kb जो है वो बेस की स्ट्रेंथ को मेंशन करने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb द स्ट्रॉन्गर इज द बेसिसिटी, यानी स्ट्रॉन्गर इज द बेस। यही बात हमने एसिड में कही थी कि अगर Ka वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी डिसोसिएशन ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरह Kb अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि डिसोसिएशन ऑफ द बेस ज़्यादा है। डिसोसिएशन ऑफ बेस जितनी ज़्यादा होगी उतने वो आपको OH नेगेटिव ज़्यादा देगा, और जितनी उसकी जो है डिसोसिएशन कम होगी उतने वो OH नेगेटिव कम देगा। तो इसी तरह हमारे पास जो कंसनट्रेशन है OH की, वो अगर डिसोसिएशन ज़्यादा है तो OH कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा के हमने एसिड में भी किया था, सेम वही बातें हैं, सिर्फ हम एसिड की जगह अब ये बेस जो है उसको लेके आ रहे हैं। Kb फॉर द अमोनिया जो है हमारे पास ये 1.8 इंटू 10⁻⁵ है, और पिरिडीन जो है उसके 2 इंटू 10⁻⁹ है, which states the ammonia is more basic than pyridine। कि हमारे पास अमोनिया जो है इसकी 1.8 है, ये Kb वैल्यू है, और इसकी 2 इंटू 10⁻⁹ है। तो इसमें देख लें कि किसकी Kb वैल्यू जो है वो बड़ी है। तो 1.8 इंटू 10⁻⁵ ये वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू 2 इंटू 10⁻⁹। तो जो वैल्यू बड़ी है वो इस आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अमोनिया की ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, इसलिए Kb वैल्यू, तो इसका मतलब है अमोनिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग है, या इसको हम कहेंगे कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन पिरिडीन। मोर बेसिक मींस के स्ट्रॉन्गर देन पिरिडीन। टू एक्सप्रेस द बेसिसिटी बाय द सिंपल न्यूमेरिकल Kb जो है, इसको हम pKa हमने वहां पे किया था, इसको हम pKb करेंगे, और ये सेम वही डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन हमने वहां पे कहा था pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। pKb जो है ये क्या होगा, ये नेगेटिव लॉग ऑफ Kb वैल्यू होगी। तो उसी तरह अगर स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर द बेस, एंड वाइस वर्सा, कि जैसे हमने वहां पे कहा था कि अगर pK वैल्यू आपकी कम होगी
तो आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरह अगर pKb वैल्यू कम होगी तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर pKb वैल्यू ज़्यादा आएगी तो आपका जो बेस है वो उतना वीक होता जाएगा। दस हमारे पास जो Me2NH जो है ये हमारे पास जैसे अमोनिया NH3 के 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने मीथाइल, ये Me है, C नहीं है, मीथाइल के Me2NH जो है उसकी pKb वैल्यू जो है वो हमारे पास 3.23 है। और जो MENH2 है यानी इसमें 2 हाइड्रोजन Me के साथ हमने रिप्लेस करे हुए हैं। Me जो है वो मिथाइल के लिए है, यानी इसमें 2 Me हैं और एक हाइड्रोजन है। इसमें एक Me है और 2 हाइड्रोजन है, ये इन दोनों में फ़र्क है। तो इसकी pKb वैल्यू जो है Me2NH की वो 3.23 है, और जो MENH2 जो है इसकी 3.36 है। तो इसकी जिसकी pKb वैल्यू ज़्यादा है वो आपका स्ट्रॉन्ग जो है बेस जो है वो वीक होगा, और जिसकी pKb वैल्यू कम है वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ये यहाँ पे है कि pKb 3.23 is stronger base than MENH2 which has pKb 3.36. It is, however, customary nowadays to express the strength of acids bases by a single continuous scale of pKb. तो हम जो है इसको आजकल जो हम लेटेस्ट यूज़ करते हैं उसके लिए हम pKa और pKb की बजाय हम सिर्फ pKa वैल्यूज़ जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। दिस कन्वर्जन जो है वो किस तरह हो सकती है, इसमें सिंपली आप देखें कि हमारे पास जो पीछे से हमने जो इक्वेशंस की थी उसमें Ka की वैल्यू जो है वो यहाँ पे, यानी हमने Ka और Kb को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है जो हमने वैल्यूज़ पीछे कैलकुलेट की है। तो इसमें आप देखें तो ये जो है हमारे पास पोर्शन, ये किसका है, ये Ka की वैल्यू है, और ये जो हमारे पास है इसको हम ये हमने Kb की वैल्यू जो है कैलकुलेट की थी पीछे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ज़रा देखें कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो होंगी, और ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव बचेगा सिर्फ। इसमें जब है हमारे पास ये H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन आएगी, क्योंकि हमारे पास जो Ka है ये डायरेक्टली आप कह लें कि डिपेंड करती है जो हमारे पास H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होती है, या H पॉजिटिव इसमें है क्योंकि आ रहे हैं, और Kb जो है वैल्यू ये डिपेंड करती है OH नेगेटिव के ऊपर। तो इन दोनों को हम यहाँ पे लेंगे और इनको हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को इन कंबाइंड हम जो है वो एज ए कॉन्स्टेंट जो है यहाँ पे लेंगे। वो कांस्टेंट जो है ये KW होगा, W फॉर वाटर, ठीक है। इसमें बाकी जो है वो अदर देन वाटर आ जाते हैं, जैसे हम देखें ना H3O पॉजिटिव, ये भी हमने जो वाटर की थी उसमें प्रोड्यूस होता था, और OH नेगेटिव भी वाटर में प्रोड्यूस होता है। तो ये हम यहाँ पे इसलिए जो है वो लेंगे, और सॉल्युबिलिटी क्योंकि हमने यहाँ पे भी हमने कहा था कि ये Ka जो Kb है ये हम फॉर वाटर ही हम ले रहे हैं, तो ये इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो उनको आप कह लें कि एज ए कांस्टेंट हम यहाँ पे कंसिडर करके ये KW के इक्वल आ जाएगी हमारे पास Ka इन टू Kb। और ये जब हम आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जो है वो करेंगे उसमें ये चीज़ें जो pH स्केल वगैरह की हम कैलकुलेशन उसमें ये चीज़ें दोबारा जो है वो हमारे पास आएंगी, उसमें फिर हम इसको डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको जो है वो देखना है कि हमारे पास ये KW जो है वो क्या होगा, Ka इंटू Kb होगा। KW जो है ये हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जो है वो प्योर वाटर में जो होती है हमारे पास वो होती है 1 पॉइंट इंटू 10⁻⁷ मोल पर dm³, यानी KW की जो वैल्यू होती है फॉर प्योर वाटर, KW में हमारे पास H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव या H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन होती है वाटर में। तो इसलिए हमने यहाँ पे मैंने पहले बताया कि KW लगाया है, और KW की जो हमारे पास वैल्यू है वो 1 पॉइंट इंटू 10⁻⁷।
So where Kw denotes the ionic product or ionization constant of water and has the value of 1 into 10 power minus 4. इसमें सॉरी जो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है वो 1 into 10 पावर माइनस 7 होती है, और इसी तरह जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो भी इक्वल होती है, क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर में इक्वल होते हैं. सो जब हम इसकी कंबाइन लेंगे तो ये हमारे पास 1 into 10 पावर माइनस 14 आएगी. ठीक है, जो हाइड्रोजन और H पॉजिटिव दोनों की आएगी. अब इसको हम अगर इसी तरह नेगेटिव लॉग ऑफ 1 into 10 पावर माइनस 14 लेंगे तो pKw आ जाएगी हमारे पास. तो pKw जो है ये 14 आएगी. सो pKa प्लस pKb जो है ये हमारे पास pKw आएगी, और pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw 14 हो गया. तो यहाँ से हम जो है pKa वैल्यूज ले सकते हैं. सॉरी, यहाँ से जो है वो हम pKa वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं. तो ये pKa क्या होगी हमारे पास 14 माइनस pKb. तो इस तरह इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो हम अपनी pKb वैल्यूज को pKa वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे. अगर हमारे पास pKb वैल्यू है तो हम यहाँ पे वो वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास pKa वैल्यू जो है वो आ जाएगी इस तरफ, यानी 14 से उसको माइनस कर दें. सो दिस इक्वेशन इज हेल्पफुल इन कन्वर्टिंग द वैल्यूज ऑफ pKb इनटू कॉरस्पॉन्डिंग pKa वैल्यूज फॉर बेसिस. सो वेरी वीक बेसिस हैविंग नेगेटिव pKa वैल्यूज. तो फिर जो है वो हम pKa से ही जो है हम देखेंगे कि एसिड्स को भी हम कंपेयर करेंगे, बेस को भी हम कंपेयर करेंगे. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो हो जाएगा कि जब हम बेस की बात करेंगे, जैसे हमने कहा pKa अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो एसिड है, अगर pKa सॉरी ज़्यादा है तो आपका एसिड वीक है, अगर pKa कम है तो आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है. तो pKb भी हमने कहा यही थी, लेकिन जब हम बेस के लिए pKa की बात करेंगे तो ये थोड़ा और होगा. देखिए, वेरी वीक बेस हैव नेगेटिव pKa. इसका मतलब है कि अगर pKa वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका बेस जो है वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और pK वैल्यू अगर कम होगी यानी नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगी तो आपका वीक बेस जो है वो भी वीक होगा. तो pKa फॉर एसिड्स आपने उलट लेना है, pKa ज़्यादा एसिड वीक, pKa कम एसिड स्ट्रॉन्ग. लेकिन जब हम pKa बेस के लिए करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा, अगर pKa ज़्यादा है तो आपका एसिड स्ट्रॉन्ग, बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर pKa कम है तो आपका बेस वीक है. क्योंकि हमने pKa कहाँ से ली है, pKb में से हमने ली है. तो pKb जो है वो आपको वैसे ही उसका ट्रेंड होगा जैसे हमने पहले पढ़ा कि अगर हम pKb वैल्यूज बेस के लिए लेते हैं तो pKb जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका बेस वीक होगा, जितनी pKb कम होगी उतना आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा. pKa का भी यही है. लेकिन जब हम pKb को pKa में कन्वर्ट करते हैं तो फिर इसका जो है वो थोड़ा उलट भी आपने करना है. ये अब देख रहे हैं यहाँ से इक्वेशंस में अमोनिया है हमारे पास, इसकी pK जो है वो 9.27 है. इस तरह मिथाइल अमाइन है, इसकी 10.64 है. तो इन दोनों में से अगर आप देखें तो कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, 10.6 वाला ज़्यादा, क्योंकि अब हम pKa ले रहे हैं, pKb नहीं ले रहे. तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि अगर pKb है तो आपने ट्रेंड किस तरह बताना है. अगर आपकी pKa है तो एसिड के लिए क्या होगा pKa, अगर बेस के लिए दी है तो उसको आपने किस तरह कंपेयर करना है. तो ये चीज़ें जो है वो उसको आप जो है वो देखें और क्लियर करें. इसमें अगर कोई होगी, कोई प्रॉब्लम होगी या कोई क्वेश्चन है तो वो हम कर सकते हैं. आयनाइजेशन ऑफ वाटर की कुछ चीज़ें जो है वो हम दोबारा से करेंगे. अगर उसमें से आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो वो जब हम बफर वगैरह और pH स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर जो है वो इक्वेशंस दोबारा से हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे. तो इसमें बेसिक जो आपने कॉन्सेप्ट लेना है कि आपने स्ट्रेंथ जो है वो एसिड की या बेस की उसको किस तरह जज करना है विद द pKa वैल्यूज़ एंड pKb या Ka वैल्यूज़. इन सारी चीज़ों को किस तरह हम जो है वो कंपेयर करेंगे टू नो अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ द एसिड और बेस.